हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज को आज के इस सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। जितने भी एमसीक्यूज है फ्रेंड्स, ये बार बार संविधान संशोधन से एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो संविधान संशोधन से आपके कभी भी किसी भी एग्जाम में आने वाले समय में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको एक अपडेट देता हूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन पर फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत ही बेसिक से आपको यहाँ पर समझाए गए हैं। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट का कंपाइलेशन चाहते हैं तो आप हमारी आरंभ बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी आरंभ बैच में कवर करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन पॉलिटी का मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन में आप इस कोर्स पर जाकर भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर की ई बुक या अदर सब्जेक्ट की ई बुक, तो ये आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन दोनों को ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। काफी सारे फ्री पीडीएफ्स, फ्री कोर्सेज आपको वहां पर अवेलेबल है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और संविधान संशोधन का आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है, संविधान में किस अधिनियम के नाम से जाना जाएगा? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले संसद का विशेष सत्र लाया गया था जो कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में आया था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा में बिल रखा गया था वो महिला आरक्षण बिल था। ये 128वां संविधान संशोधन बिल था फ्रेंड्स, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लोकसभा में रखा गया था। किसने रखा था? तो भारत के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा इस बिल को लोकसभा में रखा गया था। लोकसभा की इस पर स्वीकृति मिल गई, पास हो गया। राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट के इस बिल पर सिग्नेचर मिल गए। अब यह भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। बिल कौन सा था? तो 128वां संविधान संशोधन बिल था। और एक्ट कौन सा बना है? तो 106 संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से अब यह भारतीय संविधान में जाना जाने वाला है। इसके पहले भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। बिल किससे रिलेट करता है? तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अब महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी। यही महिला आरक्षण बिल है, 106 संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर? आगे आइए। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में देखिए, संविधान लागू होने के एक साल बाद ही मतलब 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, जो कि कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। एक्चुअल में देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त तक भारत में जमींदारी प्रथा थी। जो भारत के जमींदार थे उनके पास काफी बड़े बड़े लैंड एरियाज थे, कृषि भूमि थी। और इसके उलट जो भारत के किसान वर्ग था उसके पास खेती के लिए भूमि नहीं थी। तब गवर्नमेंट ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जमीन को गवर्नमेंट को दें, ताकि गवर्नमेंट इन कृषकों को दे पाए छोटे छोटे भूखंड, जिसके कारण ये उस पर खेती कर पाए। लेकिन सीधी सी बात है, कोई भी अपनी संपत्ति गवर्नमेंट को क्यों देगा? तब ऐसी कंडीशन में भूदान आंदोलन चलाए गए थे विनोबा भावे के द्वारा, काफी फेमस हुआ था। इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कानून बनाए गए जिससे जमींदारों से इनकी भूमि ली गई। लेकिन उस वक्त तक जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था। इसीलिए ये जो जमींदार थे ये कोर्ट चले आते हैं कि भैया हमारी संपत्ति कैसे छीन सकते हो, ये तो फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने भी उनके फेवर में डिसीजन दिया, जमींदारों के फेवर में। अब गवर्नमेंट चिंता में आई कि यार ऐसे आर्थिक संतुलन कैसे बनाया जाएगा। अगर जमींदारों से भूमि नहीं ली जाएगी, कृषकों को नहीं दी जाएगी, तो आर्थिक संतुलन देश में नहीं स्थापित किया जा सकता। इसी कंडीशन में सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में भारतीय संविधान में, और 9th शेड्यूल को, 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में ऐड किए जाएंगे उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा पाएगा।
तो भूमि सुधार से संबंधित जो कानून उस वक्त बनाए गए उन्हें भारतीय संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया। यही भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, सीधी सी वही पूरा कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो देखिए यहां पर आपको कुछ आर्टिकल्स अगर पता हो तो एक है हमारे पास आर्टिकल 54, एक है हमारे पास आर्टिकल 66 और एक और ले लेते हैं आर्टिकल 71। क्या कहते हैं तीनों आर्टिकल? तो देखिए आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल की बात की गई है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। सही है, विधानसभा के मेंबर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये निर्वाचक मंडल है। अब अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो आर्टिकल 71 में अंतिम जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। ये प्रावधान हमें इन आर्टिकल्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया था जिसका नाम है 11वां संविधान संशोधन और यह किया गया था 1961 में। 1961 में 11वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है इस आधार पर न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता कि उसका निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। मतलब कोई भी सीट खाली थी या किसी मेंबर ने वोट नहीं दिया, इस आधार पर इनके निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रावधान किया गया था 11वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1961 में। क्लियर हो जाता है? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि भैया उनका निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया? तो 11वें संविधान संशोधन में 1961 में यह प्रावधान किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो देखिए भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल के बारे में आपको पता होगा। 8वीं अनुसूची ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती है। 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान था जो 1950 में लागू हुआ था उसमें 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन वर्तमान में इस अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। अब 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा, देखिए मूल संविधान में तो 14 थी, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो कि 1967 में हुआ था। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। देखिए अभी 22 लैंग्वेजेस है, ये 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी, देख लेना एक बार। अब 21 अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1967 में, सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है और 8th शेड्यूल में 15 लैंग्वेजेस हो जाती है। आगे चलकर 71 अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1992 में और 3 लैंग्वेजेस को और जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इसी के साथ 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हो जाती है 18। इसके बाद 92 अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 2003 में और भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल में 4 और लैंग्वेजेस को जोड़ा जाता है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और इसके साथ ही 4 और लैंग्वेजेस जुड़ती है और 8वीं अनुसूची में लैंग्वेजेस की संख्या हो जाती है 22। तो वर्तमान में 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो 22 लैंग्वेजेस है। ओके, क्वेश्चन हमारा सिंधी लैंग्वेज पर था तो ये 21वां संविधान संशोधन था जो कि 1967 में लाया गया था और ये 15वीं भाषा के रूप में 8th शेड्यूल में शामिल की गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो लोकसभा में पहले जो लोकसभा की सीटें थी वो 520 थी। एक संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में जिसका नाम है 31वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था और इस संशोधन के माध्यम से 520 से बढ़ाकर लोकसभा की सदस्य संख्या कर दी गई 545।
आगे चलकर 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा और ये 2001 तक ऐसा की ऐसा रहेगा। 2001 तक लोकसभा की सीटें 545 रहेगी 1971 की जनगणना के आधार पर। 2001 जब आया तो इस सन में 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में और यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, मतलब 545 रहेगी। इसके बाद परिसीमन किया जाएगा और फिर लोकसभा की अगर सीट बढ़ानी है तो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 520 से बढ़ाकर 545 लोकसभा की सदस्य संख्या किस अमेंडमेंट के द्वारा निर्धारित की गई, तो ये 31वां संविधान संशोधन है जो कि 1973 में किया गया था। ओके, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। तो भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था और फिर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की अगर हम बात करें तो यह 12 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे और 11 अन्य सदस्य थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की किसी भी सलाह को, किसी भी मामले को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में किया गया था। आइए 44वें संविधान संशोधन के मेन प्रावधान देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। शुरू वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तब भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक लीगल राइट बनाया गया और आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। तो यह किसके द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब मौलिक अधिकार रह गए 6, पहले कितने थे? 7। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया, क्योंकि 42 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में लाया गया था, उसके तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया था और फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वापस 6 से कितना कर दिया गया? 5 साल। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में आंतरिक अशांति वर्ड को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 की अगर हम बात करते हैं तो 3 आधार पर देश में लगाई जा सकती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। पहले ये 3 आधार थे जिसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी देश में डिक्लेयर की जा सकती थी। क्लियर? इंदिरा गांधी ने इस वर्ड का मिसयूज किया क्योंकि यह संविधान में डिनोट नहीं था। इस वर्ड के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तब 44 अमेंडमेंट के द्वारा आंतरिक अशांति वर्ड को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था भारतीय संविधान। ओके, फिर देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कितनी बार? एक बार। यही हमने क्वेश्चन में पढ़ा। तो यह प्रावधान 44 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया था 1978 में। याद रहेगा, 44 अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार यहां पर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और 1976 में राष्ट्र आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने बात की। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के द्वारा एक बार फिर से संविधान में काफी बड़े बड़े और काफी सारे बदलाव किए गए थे। इसीलिए 42 अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है।
क्लियर। 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी, उसी समय 1976 में लाया गया था नेशनल इमरजेंसी के समय में। क्या क्या प्रावधान थे, तो मेन देखिए। सबसे पहला देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था ये। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में रखा गया। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था, बाद में बात करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़े गए। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है ना। 1976 में उसको बाध्य कर दिया था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा फिर से यह प्रावधान किया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। प्रस्तावना मतलब प्रम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 3 वर्ड प्रम्बल में जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर कितना किया गया, 6 साल। फिर 44 अमेंडमेंट में फिर 6 से कितना कर दिया गया, 5 साल। तो यह प्रावधान है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो अभी हमने बात की संपत्ति का अधिकार, जो 7वां मौलिक अधिकार था, उसको 44 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1978 में मौलिक अधिकारों से हटाया गया और एक लीगल राइट बनाया गया। कहां शामिल किया गया उसको शामिल किया गया 300A में। आइए लिस्ट मिला लेते हैं, जोड़ी मिलाना है। सबसे देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया था, तो ए का हो जाएगा 3। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया 44 अमेंडमेंट एक्ट, बी का हो जाएगा 4। वोट करने की आयु जो पहले 21 साल थी उसको घटाकर 18 साल किया गया था 61 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1989 में किया गया था। तो 3 का मतलब सी का हो जाएगा यहां पर 1, है ना। फिर डी, प्रम्बल में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता 3 वर्ड जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट एक्ट, तो डी का हो जाएगा यहां पर 2। अब ये सीक्वेंस देख लीजिए कहां दिख रहा है आपको, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्लियर, सिंपल था, सभी पढ़ चुके हैं हम। आगे आइए, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें, दल बदल के आधार पर किसी का निर्योग्य घोषित किया जाना, यह प्रावधान किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से, और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, भूमि सुधार, है ना। अब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में, जो कि देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करती है। दल बदल के आधार पर किसी को भी निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। जैसे देखिए, सरकार स्थिर रहे, स्थिरता पूर्वक चल सके, इस आधार पर यह कानून लाया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जीत कर आता है चुनाव और फिर वो अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, तो उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, जीतने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसकी जो सीट है वो रिक्त घोषित की जा सकती है। कोई अगर अपनी पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ वोट कर देता है या वोट में उपस्थित ही नहीं रहता, तो ऐसे व्यक्ति की जो सदस्यता है वो खत्म की जा सकती है। कोई नॉमिनेट मेंबर है, 6 महीने बाद किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है ना, नॉमिनेट होके आया है, वो किसी पार्टी की सदस्यता ले ली, तो उसके अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कि 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची संविधान में इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर। लेकिन यहां पर यह भी प्रावधान किया गया कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर किसी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में चले जाते हैं, तो फिर उसको दल बदल के आधार पर निर्योग्य उन सभी को घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे मर्जर माना जाएगा। हालांकि आगे 91 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको फिर 2/3 किया गया, लेकिन उस वक्त जब यह अमेंडमेंट लाया गया था तब यह 1/3 का प्रावधान था। अब बात आती है कि निर्योग्य कौन घोषित करेगा,
तो जो स्पीकर ऑफ हाउस है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, किसी भी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर निर्योग्य घोषित कर सकते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में लाया गया और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें जोड़ा गया। 74 संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? तो देखिए 74वां संविधान संशोधन म्युनिसिपैलिटीज मतलब नगर पालिकाओं की बात करता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। और इसके अलावा आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक के प्रावधान म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है, भारतीय संविधान में जोड़े गए। ये भाग 9A है ना, नया भाग जोड़ा गया था। एक नई अनुसूची जुड़ी 12वीं 11वीं अनुसूची। इसके पहले 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में ही पंचायती राज से संबंधित, तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची हो जाती है और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है ना। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9A नया भाग जोड़ा गया और कुछ आर्टिकल्स शामिल किए गए नगर पालिकाओं से संबंधित। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? अभी हमने बात की थी, यह अमेंडमेंट है 71 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में किया गया था और इसके तहत भारतीय संविधान में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ये 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। सिंधी को तो 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 15वीं भाषा के रूप में जोड़ दिया गया था। 3 अन्य लैंग्वेजेस 16, 17, 18 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ी गई थी, अभी हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद फिर 4 जोड़ी गई लास्ट में 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक वैसी रहेगी और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा? तो कौन सा संविधान संशोधन था? यह था 84 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2001 में लाया गया था, बात की थी हमने। 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी और उसके बाद परिसीमन किया जाएगा और नई सीट शामिल की जाएगी या बढ़ाई जाएगी। 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में लाया गया था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या सदन की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री को मिलाकर। लोकसभा के जो कुल मेंबर है 100% होंगे, अब जब मंत्रिपरिषद बनेगी तो वो उस टोटल मेंबर का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम विधानसभाओं में भी यही प्रावधान। एक और प्रावधान बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ का, 1/3 मेंबर जो कि मर्जर माने जाते, यहां पर उसको हटाया और यह किया गया कि भैया 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी को छोड़ देते हैं तो फिर उसको मर्जर माना जाएगा। इससे कम मेंबर अगर किसी पार्टी को छोड़कर कहीं जाते हैं तो वो दल बदल के आधार पर निर्योग्य घोषित किए जा सकते हैं। तो यह प्रावधान भी 91 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया था। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को निश्चित किया गया 15%, 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती। तो देखिए आधिकारिक भाषा भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलती है भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक के प्रावधान हमें देखने को मिल जाएंगे। आधिकारिक भाषा अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो पार्लियामेंट में साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन होना चाहिए अगर संविधान संशोधन करना है? तो देखिए आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन को पास होना चाहिए। ऐसा संविधान संशोधन जो कि देश के फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करता हो। तो देखिए अगर प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में कुछ बदलोगे तो राज्य भी इफेक्ट होंगे,
तो पहला सही हो जाएगा। अगर ऐसा संविधान संशोधन करना है, इसमें बदलाव करना है, तो राज्यों की भी सहमति चाहिए। कितने? कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में भी सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। तो पहला तो होगा ऐसा। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को घटाना या बढ़ाना है, तो भी राज्य फैक्टर है। दूसरा भी सही। 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, जो कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के कानूनों की बात करता है। अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो राज्य इफेक्ट होंगे। जीएसटी ऐसा ही चेंज था, तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा में भी ऐसे संविधान संशोधन पर परमिशन चाहिए। तो तीसरा भी सही। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करना हो, आर्टिकल 169 में विधान परिषद का सृजन और समाप्ति का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, राज्यों की सहमति की कोई जरूरत नहीं। तो केवल 3 ऐसे हैं जहां पर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा की सहमति चाहिए होगी अगर संविधान संशोधन करना है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? अभी हमने बात की, यह है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44 अमेंडमेंट में यह प्रावधान किया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते। जुलाई 2017 को ऐतिहासिक जीएसटी लागू हो गया। यह किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया? तो भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये जो लाया गया था 101वां संविधान संशोधन था, 2016 में किया गया था और देश में जीएसटी को 2017 में लागू किया गया था। 101 संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो देखिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। इसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन इसके लिए जो कानून बनाया गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह लाया गया था 2009 में और इसे देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, किस वर्ष लागू किया गया? तो 2010 में लागू किया गया था, आंसर डी हो जाएगा। लेकिन 86वां संविधान संशोधन कब आया? तो 2002। इसके तहत मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन के राइट को भी शामिल किया गया था आर्टिकल 21A में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, प्रोसेस क्या है? तो अगर संशोधन करना है तो वो लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, या तो लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा, दोनों में आ सकता है। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन लेके आ सकते हैं क्या? नहीं। राष्ट्रपति ला सकते हैं क्या? नहीं। पार्लियामेंट को ही अधिकार है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में संविधान संशोधन लाया जा सकता है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधान मंडल की भी स्वीकृति चाहिए होगी। फेडरल सिस्टम अभी बताया था, आइए देखते हैं। संविधान के संघीय ढांचे को चेंज करना है, वही फेडरल सिस्टम हो गया, तब आधे से अधिक राज्यों की परमिशन चाहिए होगी, पहला बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को चेंज करना है, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए काम करता है, राज्य इफेक्ट होंगे, दूसरा भी सही। संविधान संशोधन की प्रोसीजर को ही बदलना है, तो भी भैया राज्यों की सहमति चाहिए होगी, थर्ड भी बिल्कुल सही। नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन अगर करना है तो आर्टिकल 4 खुद कहता है कि भैया पार्लियामेंट खुद सिंपल मेजोरिटी से ऐसा परिवर्तन कर सकती है, खत्म हो जाती है बात। तो 1, 2 और 3 सही है, जहां पर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का भी साधारण बहुमत से बिल पास किया जाना आवश्यक है अगर संविधान संशोधन करना है तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकृत कर दिया हो, अगर देखिए राज्यसभा किसी बिल को अस्वीकृत कर देती है
तो भैया अगर वो सिंपल बिल है, मतलब एक साधारण विधेयक है, तो वो खत्म हो जाएगा, बिल, कानून खत्म हो जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा ने मना कर दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में एक संशोधन शुरू किया जा सकता है और विधेयक केवल लोकसभा में आएगा। गलत। संविधान संशोधन लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, तो यह तो हो जाता है पहला कथन गलत। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र मतलब फेडरल सिस्टम में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन के भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो यह भी गलत है। अब आप पूछोगे सर ये क्यों गलत, क्या कहा है, सभी राज्यों की विधायिका द्वारा उसका अनुमोदन चाहिए, गलत। अगर फेडरल सिस्टम पर कोई संविधान संशोधन ऐसा है जो इफेक्ट कर रहा है तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, वो लागू हो जाएगा। सभी राज्यों की जरूरत नहीं, 28 राज्य तो 14 या 15 राज्य उसको लागू कर दे तो काम हो जाएगा, आधे से अधिक मतलब 15, है ना। तो सभी राज्यों की अनुमति नहीं चाहिए, तो यहां पर ना तो एक सही है और ना दो सही। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र बनाया गया था 69 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1991 में, और भारतीय संविधान में आर्टिकल 239 ए जोड़ा गया था। दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है 69 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। कब? 1991। किस आर्टिकल में? 239 ए। ओके। संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख है, बिल्कुल सही, पहला सही हो जाता है, ठीक है। दो विधियां दी है 368 में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी से बिल को पास करे। कुछ संविधान संशोधन ऐसे और कुछ ऐसे हैं जो फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी के अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी से भी वो बिल पास होना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं संविधान संशोधन के आर्टिकल 368 में। पहला बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, गलत। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच अगर विवाद होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, गलत। संविधान संशोधन और मनी बिल पर कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर 1 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। वीटो नहीं लगा सकते, अगर संविधान संशोधन हो गया तो फिर प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना है। तो 1 और 4 यहां पर बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आंसर बी। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो पहले जो वोटिंग का अधिकार था वो 21 वर्ष का था, लेकिन उससे घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1989 में किया गया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में यह प्रावधान है, वयस्क मताधिकार का अधिकार है, वयस्कता के आधार पर किसी को भी देश में नागरिक को, सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। लेकिन मतदान की आयु कौन तय करेगा? पार्लियामेंट करेगी, कर रही है ना। इसीलिए याद रखिएगा, मतदान देने का जो अधिकार है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, बल्कि एक लीगल राइट है, क्योंकि पार्लियामेंट प्रावधान करके वो राइट हमको दे रही, ठीक है ना। यहां पे केवल इतना कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान देने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन उम्र क्या होगी वो पार्लियामेंट तय करेगी। तो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1989 में किया गया था। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो ओबीसी को 27% का आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में 93 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से दिया गया था, जो कि 2006 में किया गया। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अधिकतर संशोधन अकेले पार्लियामेंट ही कर सकती है।
केवल फेडरल सिस्टम की जहां पे बात होगी तो राज्यों की अनुमति चाहिए, नहीं तो अधिकतर जो संशोधन है वो अकेली पार्लियामेंट कर लेगी। निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो सबसे पहली बार ऐसा मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन की पावर को, जो पार्लियामेंट के पास पावर, उसको लिमिटेड किया था, यह था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट मामला, जो कि 1967 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो मौलिक अधिकारों में चेंजेस नहीं कर सकती। तो यहां पर इनके अधिकार, जो संसद के अधिकार थे संविधान संशोधन के, वो लिमिट हो गए थे। लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को पलटा और बोला कि पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी चेंजेस कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यह कहा था केशवानंद के केस में, ठीक है ना। तो यहां पर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में पहली बार पार्लियामेंट की जो संविधान संशोधन की पावर है उसको लिमिटेड किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया है? तो अभी हमने बात की, कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला 1973। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कहीं भी चेंजेस करे, मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पहली बार आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में। 100वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन किया गया था 2015 में। किससे रिलेटेड है? तो बांग्लादेश से इनक्लेव्स की अदला बदली से रिलेटेड। भारत के कुछ अंतर क्षेत्र ऐसे थे जो कि बांग्लादेश की बाउंड्री में थे, बांग्लादेश के कुछ भारत में थे, तो इनको एक्सचेंज किया गया था। इसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था 2015 में। ये जो इनक्लेव्स थे बांग्लादेश के, भारत के मेघालय, असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल राज्य में थे, इन 4 राज्यों में थे। तो कुछ गांव हमने बांग्लादेश को दे दिए, कुछ वहां से इधर ले लिए और प्रॉपर सीमा निर्धारित कर दी। तो यह है 100वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102 संविधान संशोधन के माध्यम से 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में जगह दी गई ओबीसी को। कौन सा संविधान संशोधन है? 102वां संविधान संशोधन 2018। किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सीट को लोकसभा व विधानसभा से समाप्त किया गया था? तो एंग्लो इंडियन जो सीट्स थी, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को, यह प्रावधान था आर्टिकल 331। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को और राज्य की विधानसभा में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकते हैं, यह प्रावधान था आर्टिकल 331 में। लेकिन 104 संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन 2019 में, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि एंग्लो इंडियन सीट्स को समाप्त किया जाता है। साथ ही साथ एक और प्रावधान किया गया था आर्टिकल 334 का। आर्टिकल 334 में एससी और एसटी को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 2 प्रावधान है, एंग्लो इंडियन सीट को खत्म किया गया जो कि आर्टिकल 331 में थी, और 334 में एससी और एसटी को जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण था जो कि 2020 में खत्म होने वाला था जनवरी में, उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019। 105वां संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया था? तो अभी हमने देखा है 102वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2018 में। इस संविधान संशोधन में एक्चुअल में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, सही है, 338 में, और एक और प्रावधान जोड़ा गया था आर्टिकल 342 का, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति
ओबीसी, किसी भी जाति को भारत में ओबीसी की सूची में शामिल कर सकते, केवल राष्ट्रपति कर सकते। तो इससे क्या हुआ कि गलती से सेंट्रल का ध्यान नहीं गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, गलती से राज्य का अधिकार छिन गया, क्योंकि वहां पर लिखा है कि केवल राष्ट्रपति ये कर सकते। तब 105वां संविधान संशोधन किया गया 2021 में, और यह प्रावधान किया गया कि भैया 102वें संविधान संशोधन में जो हमने यहां पर लिख दिया केवल राष्ट्रपति, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसके आगे 342 भी इन्होंने जोड़ा, और उसमें यह जोड़ दिया कि राज्यों को भी अधिकार है कि वो अपनी ओबीसी सूची बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गलती को इन्होंने 102वें संविधान संशोधन की जो गलती थी उसे सुधारा 105वें संविधान संशोधन में 2021 में, है ना। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो जो ओबीसी एससी एसटी के अलावा है, मतलब जनरल में से, अनरिजर्व में से, उनको 10% आरक्षण दिया गया था। यह प्रावधान किया गया था 103 संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि देखिए 2019 में लाया गया था, और इसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था शिक्षण संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में। इसके लिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 से जोड़ा गया और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 से जोड़ा गया। 15 में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण है ना, सब क्लॉज में ओबीसी एससी एसटी को, तो सब क्लॉज 6 में ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया। 16 में लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है, लेकिन इसके सब क्लॉज 1 2 3 4 इनमें ओबीसी एससी एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, तो इसका सब क्लॉज जोड़ा गया 6, और इसमें ईडब्ल्यूएस को भी 10% का आरक्षण दे दिया सरकारी नौकरियों, ठीक है। तो ये दो सब क्लॉज जुड़े थे अलग अलग आर्टिकल्स। कब किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था? 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? इजीली बता दोगे, बात कर चुके हैं। यह है 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में किया गया था। मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को 14 वर्ष से कम आयु के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, विद्यार्थी, उन्हें शिक्षा का निःशुल्क अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार में। और इसके अलावा इसी संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया था, बाद में बात करेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य कि वो अपने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। आर्टिकल 21A। किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 4 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो भारत में 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था, और भारतीय संविधान में जो पार्ट 7 था, भाग 7, जो कि भारत को 4 भागों में बांटता था, क्योंकि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, राज्य का तो निर्माण हुआ नहीं था, तब भारत को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया था, पार्ट ए बी सी डी, वही चल रहा था। 1956 में जब 4 राज्य और सॉरी इसको सही कर लेना है, 14 राज्य है ना, 14 राज्य, भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जब बनाए गए, तो जो 7th पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट ए बी सी डी, इसको हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना गए 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। याद रहेगा, ठीक है। नवा संविधान संशोधन 1960 इनमें से किस उद्देश्य से संबंधित है? तो नवे संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1960 में किया गया था, पहली बार भारत का कोई लैंड एरिया किसी और देश को दिया गया था। आंसर सी हो जाए। यह था बेरूबाड़ी मामला। पश्चिम बंगाल का एक एरिया था बेरूबाड़ी, उसको क्या किया गया कि नेहरू नून समझौते के तहत, क्योंकि उस पर पाकिस्तान अपना दावा कर रहा था, तो नेहरू नून समझौते के तहत भारत के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फिरोज शाह नून, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के पीएम थे, उनको भारत का बेरूबाड़ी एरिया दे दिया था पश्चिम बंगाल का। लेकिन फिर बोला कि यार क्या ऐसा भी प्रावधान है क्या संविधान में कि भारत के किसी एरिया को दूसरे एरिया को दिया जा सकता है?
बात सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तब फिर नवा संविधान संशोधन 1960 किया गया जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, और पहली बार पश्चिम बंगाल का बेरूबाड़ी एरिया किसी अन्य देश मतलब पाकिस्तान को दिया गया था। आंसर सी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया? तो सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में भारत संघ में 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 में शामिल किया गया था। इसी के एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना, तो पहले शामिल किया गया इंडिया में 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से पूर्ण राज्य का भारत में दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन गोवा विधानसभा में सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो गोवा विधानसभा में सीटों का निर्धारण किया गया था 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1987 में किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया, किस अमेंडमेंट के माध्यम से? तो यह था 70वां संविधान संशोधन जो लाया गया था 1992 में। 69वां संविधान संशोधन 69 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में लाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, और इसी के एक साल बाद 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और यह प्रावधान किया गया कि अब दिल्ली विधानसभा और पौंडीचेरी विधानसभा के जो मेंबर हैं इलेक्टेड, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते। तो 70वें संविधान संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। यह प्रावधान 1992 में किया गया। 99वें संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से किसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो देखिए 99 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2014 में लाया गया था, इसके तहत भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम के आधार पर होती थी। तब उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी कम थी, इसीलिए सेंट्रल ने क्या किया, अमेंडमेंट किया 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014, और एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, कि ये अब जो जजेस है उनके नाम को सेंट्रल को भेजेगी कि भैया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसको नियुक्त करना है। लेकिन आगे चलकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को अवैधानिक घोषित कर दिया था, और अभी भी देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कॉलेजियम के आधार पर ही होती है ना। तो 99 अमेंडमेंट एक्ट संविधान में नहीं है, खत्म हो चुका है, पर यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित था। संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? तो 4 लैंग्वेजेस जुड़ी थी सबसे आखिरी में 92वां संविधान संशोधन, और कौन सी थी? बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, मतलब इसमें नेपाली शामिल नहीं है। आंसर भी 4 लैंग्वेजेस याद रखना है, क्वेश्चन बहुत आता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 सबसे आखिरी में जोड़ी गई, जिससे 8th शेड्यूल में वर्तमान में 22 लैंग्वेजेस है। कौन सा संविधान संशोधन बांग्लादेश से भूमि के स्थानांतरण से संबंधित है? तो बांग्लादेश से इनक्लेव्स की अदला बदली अभी हमने बात की। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। दल बदल के आधार पर निर्योग्यता में कुल सदस्य संख्या का 1/3 से बढ़ाकर 2/3 किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? इजीली बता दोगे, 91 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। आंसर है, कब किया गया था? 2003, और इसी में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 15% निश्चित की गई थी। 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? किससे संबंधित है? मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। आंसर सी, सही कर लेना ना, 1989। आगे आइए, कथन ए देखते हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है
बिल्कुल सही है, कहीं भी कर सकती है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, क्यों? क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी निकाय है। तो यह भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसीलिए पार्लियामेंट को पूरे संशोधन का अधिकार दिया गया है, क्योंकि भैया उसको जनता के द्वारा चुन के भेजा गया है इस डिसीजन के लिए या डिसीजन लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, तो उसको अधिकार दिए गए। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किए गए? बता दोगे? 42 अमेंडमेंट एक्ट, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। कहां पर? पार्ट 4A जोड़ा गया और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? बता दोगे? बताया था, एंग्लो इंडियन सीटों को खत्म किया गया और आर्टिकल 334 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 2020 में खत्म होने वाला था, उसको 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में किया गया और बढ़ा दिया गया था 10 साल। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। क्लियर? तो यहां पर संविधान संशोधन के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक एक को हमने डिटेल में समझाए, डिटेल में पढ़ा, एक एक चीज को देखा, कहां से क्वेश्चन छोटी छोटी चीजों से आ सकते हैं, उन सभी को समझा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन यहां पर आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगेन, आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।